नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बाल विकास से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बाल विकास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? ए, अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है। बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विकारों में कोई टकराव नहीं होता। डी, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो देखिए, इस प्रश्न को यदि देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है कि अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है बोला गया है ना। तो देखिए, पहला जो है अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो इसलिए इसका आंसर पहला नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। तो देखिए, अच्छे समायोजन में आकांक्षा का स्तर उच्च नहीं होता, तो एक यहाँ पे ये गलत है ना, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। सी ऑप्शन को देख लेते, इसमें व्यक्ति के मानसिक विकारों में कोई टकराव नहीं होता, ये भी समायोजन की विशेषता है। डी है, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, तो ये भी अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन जो है इसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, ये जो है अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। आकांक्षा का स्तर जब ज़्यादा उच्च होगा तो फिर उसमें समायोजन में दिक्कत होगी, है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, क्या बताता है? उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, क्या बताता है देखते हैं यहाँ पे। ए, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, सर्वाधिक उपयुक्त होगा, उस कथन को हमको चूज करना है ना, उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ए, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। बी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। सी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्न समानताएं होती है। डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। तो देखिए, इसका सबसे अगर सही आंसर देखेंगे हम लोग, तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा इस आंसर का? तो लास्ट ऑप्शन सही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। मतलब हर व्यक्ति जो है वृद्धि के में उसका शारीरिक विकास भी अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति का, है ना, और उनका जो अन्य क्षेत्र का विकास है वो भी, उनमें भी भिन्नताएं होती जाती है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग, किसी में धीरे होगा, किसी में तेज होगा, तो मतलब वृद्धि और विकास दोनों के संदर्भ में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए इसका सबसे उपयुक्त आंसर है आपका, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा बोला गया, तो समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है, बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। बी, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है। सी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है समावेशी शिक्षा के लिए? कि उसमें सब लोगों को साथ में लेके शिक्षा देना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आया था। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियाँ संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? ए, आनंद पूर्वक सीखना। बी, समावेशी शिक्षा। सी, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा। डी, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। तो देखिए, जब समूह में बांट के विभिन्न प्रकार के सामूहिक गतिविधियां की जाती है,
तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया किस ओर संकेत करती है? तो ये करती है आपके सामाजिक गतिविधियों से सीखने की ओर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसीज है? देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला समुदाय है, दूसरा कुछ सामाजिक समूह है, तीसरा औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चौथा परिवार। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि ए केवल पहला, बी पहला दूसरा और तीसरा, सी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, डी पहला और दूसरा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, है ना। समुदाय में भी समाजीकरण होता है, सामाजिक समूह में रह के भी समाजीकरण होता है बच्चे का, औपचारिक शैक्षणिक संस्था में भी होता है, विद्यालय में भी होता है और परिवार में भी होता है। करेक्ट आंसर इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? ए बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी बच्चे की आयु, सी माता पिता की शिक्षा, डी बच्चे की क्षमता। तो देखिए शिक्षा का आरटीई एक्ट 2009 में एक प्रावधान किया गया है जिसमें कि बच्चे को उम्र के आधार पे कक्षा में प्रवेश देना होता है। अगर बच्चा कोई 13 साल का होगा तो उसके 13 साल की उम्र के हिसाब से कक्षा में प्रवेश देना है। तो ये जो है किस पे डिपेंड करता है? तो ये एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चे की आयु पे डिपेंड करता है, उसको उम्र आधारित कक्षा बोलते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? देखिए 7 क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? ए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, बी अधिगम का सूच का सिद्धांत, सी सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, डी अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो देखिए प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये जो है किस पे, किसका, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वायगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? देखिए है ना, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग किसके लिए करना चाहिए लेव वायगोत्स्की के अनुसार? ए स्वास्थ्य और जेंडर में, बी शिक्षण और मूल्यांकन में, सी केवल शिक्षण में, डी केवल आकलन में। तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है किसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये शिक्षण और मूल्यांकन में किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए ये ए धारा 4, बी धारा 21, सी धारा 24, डी धारा 8। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका धारा 24 जो है शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की है, उसकी विशेषता क्या है? ए अहम केंद्रित विचार, बी वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, सी अमूर्त रूप से सोचने और समस्या का हल करने की क्षमता, डी अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। तो देखिए ये जितना तार्किक है ना, अमूर्त है ये तो ठीक है, इसका ये सब क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? अहम केंद्रित विचार, ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो देखिए व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, बी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। तो देखिए ये दोनों ही सही है। सी व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी करेक्ट है कि व्यक्ति के विकास में ये भी भूमिका। डी व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। देखिए व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसलिए कौन सा इसका कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? देखिए बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया कौन सा जो है नहीं है? ए तर्क, बी प्रतिबिंबम,
सी कल्पना, डी परिपक्वता। तो देखिए परिपक्वता जो है आपका शारीरिक रूप से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका परिपक्वता हो जाएगा। ये जो है सीखने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, तो देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, तो लक्षण नहीं है लिखा है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें रचनात्मकता का गुण होता है, ये भी प्रतिभाशाली बच्चे का गुण होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, देखिए मौलिक चिंतन प्रतिभाशाली बच्चे करते हैं, तो ये ऑप्शन चूँकि लक्षण नहीं है लिखा है, तो ये जो लक्षण है प्रतिभाशाली, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और डी वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते, ये तो करते ही प्रतिभाशाली बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, इसलिए ये जो है बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार कौन सा जो है नीचे दिया है ऑप्शन, उसमें से ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ए अनुकूलन, बी सूझ, सी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, डी रट कर याद रखना। तो देखिए ए, बी और डी ये तीनों गलत है। क्या सही है कि ज्ञान निर्माण के लिए शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जरूरी है ना, महत्वपूर्ण है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो देखिए ए, इसे कौन बता सकता है, बी सही उत्तर बताएं, सी क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, डी इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन मतलब जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सृजन के द्वारा या चिंतन करने का अवसर मिले। तो देखिए इन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा ऑप्शन चिंतन करने का अवसर किस में मिल रहा है, तो डी ऑप्शन में मिल रहा है कि इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। तो सारे बच्चे अलग अलग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये जो है सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित इस प्रश्न के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक चिंतन किस अवस्था में करते हैं, तो ये ऑप्शन दिया है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है। ए बुद्धि, बी अनुभूति, सी रचनात्मकता, डी स्मृति। तो देखिए विचार मंथन विधि मतलब विचारों का क्या करना है, मंथन करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये इसमें इसका करेक्ट आंसर है आपका रचनात्मकता, है ना। इससे किसका विकास होता है, बच्चे में रचनात्मकता का विकास होता है। करेक्ट आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। ए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बी बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, सी बच्चे की प्रगति जानने के लिए, डी एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। तो देखिए सीखने का आकलन में क्या होता है कि उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, और सीखने के लिए आकलन तो उसकी प्रगति को जानने के लिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान कहलाता है। ए संवेदना, बी कल्पना, सी प्रेरणा, डी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना, कोई जो अनुभव किया रहेगा, है ना, जो उसको अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, अपने मन में उसके बारे में थिंकिंग, है ना, करना, ये परसेप्शन, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान। करेक्ट आंसर क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान, या अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे परसेप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, बी अप्रशिक्षित शिक्षक, सी अनुभवी शिक्षक, डी युवा
प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो देखिए शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। तो देखिए कितने प्रतिशत का हो जाता है, ए 85% से अधिक, बी 75% से अधिक, सी 95% से अधिक, डी 65% से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका 85% से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है। तो देखिए ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी टी नन, डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी का। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। ए पुनर्बलन, बी साहचर्य, सी अनुकरण, डी अंतर्दृष्टि। तो देखिए इवान पावलोव द्वारा जो प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो एसोसिएशन या साहचर्य के द्वारा, एसोसिएशन या साहचर्य के द्वारा जो है अधिगम को स्पष्ट करता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है। देखिए यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तीसरा काम और शिक्षा, चौथा है शांति के लिए शिक्षा। अब ऑप्शन है ए केवल पहला और चौथा, बी केवल पहला और तीसरा, सी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, डी सभी ए दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट है ना, क्योंकि एनसीएफ 2005 में विभिन्न विषयों के अलावा कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, सभी क्षेत्रों को महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए। ए मौखिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी सहयोगात्मक परियोजनाएं, डी मानकीकृत परीक्षण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है। ए 4 वर्ष की आयु से पहले, बी 5 वर्ष की आयु से पहले, सी 6 वर्ष की आयु से पहले, डी 3 वर्ष की आयु से पहले। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका 5 वर्ष की आयु से पहले। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है। देखिए ए नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, बी नैतिकता का परंपरागत स्तर, सी नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, डी नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो देखिए जहाँ पे सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार कर रहा है बच्चा, तो वो कौन सा है, नैतिकता का परंपरागत स्तर। ठीक है, पहले जो सामाजिक मानदंड बना है उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है, मतलब नैतिकता का परंपरागत स्तर के अनुसार जो है व्यवहार कर रहा है। बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए। ए कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, बी कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, सी बच्चों को नैतिकता एवं मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए, डी बच्चों को व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ए मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, बी मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, सी मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं, डी मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो देखिए
मनुष्य के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस प्रकार से ग्रसित हो सकता है? ए डिसकैलकुलिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्फेजिया। तो देखिए डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है तो गणितीय समझ तो अच्छी है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बी डिस्ग्राफिया ये लेखन से संबंधित है ना, तो ये भी नहीं है। डिसलेक्सिया देखिए पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने में उसको कठिनाई होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यदि आप लोग डीएलएड की पुस्तक को पढ़ेंगे अच्छे से तो इन सारे प्रश्नों के आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है शायद, और आपका ज्ञान शिक्षाक्रम एवं शिक्षा शास्त्र का है, ज्ञान शिक्षाक्रम एवं शायद पाठ्यचर्या या कुछ है जो फर्स्ट ईयर की ही बुक है। उसके अलावा आपको एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटीई एक्ट 2009 है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। इतना को यदि आप पढ़ लेते हैं, उसके अलावा सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो आपका लगभग सारा प्रश्न जो है आपको बन जाएगा, क्योंकि इससे बाहर के क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। अगर थ्योरी को पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।